प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 125 करोड़ देशवालों के सामने आज परीक्षा थी जो उन्होंने आम बजट 2016-17 पेश करके दी है। लेकिन क्या मोदी इस परीक्षा में पास हुए या फेल, ये वक्त बताएगा। आम बजट लोगों को कितना भाया और इस बजट से किसे क्या मिला। आज लोकसभा में आम बजट अरुण जेटली ने पेश तो कर दिया, लेकिन बजट की बारीकियों से यही अनुमान है कि ये बजट केवल किसानों, गरीबों के लिए है। विपक्ष का मानना है कि बजट अमीरों का है और इसमें कुछ नया नहीं। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में साल 2016-17 का आम बजट पेश कर दिया। उद्योग जगत से लेकर आम जन तक हर किसी को मोदी सरकार के दूसरे बजट से अपेक्षाएं थीं। बजट में जहां छोटे आय करदाताओं को राहत मिली, वहीं 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की कमाई करने वालों पर अधिभार यानी सरचार्ज 3% बढ़ गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल का बजट खासतौर पर किसानों, ग्रामीण और गरीब लोगों को समर्पित किया। 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पीएम मोदी की ओर से आम बजट 2016 से 17 को पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट 2016 से 17 में खास तौर पर किसानों, ग्रामीण और गरीब लोगों के लिए बेहतर साबित हुआ है। मिडिल क्लास को इस बजट से ज्यादा कुछ नहीं मिल सका। सर्विस टैक्स में 0.5% का इजाफा होने से लगभग सभी चीजें महंगी हुई हैं। इस बजट में नए कर्मचारियों को लेकर सरकार ने 3 साल तक पीएफ देने और ईपीएफ का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है, जो मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद होगा। वहीं 5 लाख तक आय पर 3,000 तक की छूट देने की बात कही गई है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 300 rural clusters will be developed under the Shama Prasad Mukherjee Rural Mission launched by the Honorable Prime Minister recently. These clusters will include incubate growth centers in rural areas by providing infrastructural amenities and market access for farmers. These will also expand employment opportunities for the youth. As of 1st April 2015, a total of 18,542 villages were not electrified. For rural development as a whole, I have allocated rupees 87,765 crores in this budget. वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट 2016 से 17 की तारीफ करते हुए कहा कि इस बजट से गांव के विकास में 228% की बढ़ोतरी होगी। इलाज के लिए मेडिकल बीमा एक बड़ा कदम होगा। तो उधर विपक्ष का कहना है कि ये बजट निराशाजनक है। बजट में कुछ नया नहीं है, सिर्फ हमारी योजनाओं को ही नया रूप दे दिया गया और ये बजट गरीबों का नहीं, अमीरों का बजट है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बैकवर्ड रीजन जो है, जो उनके लिए बजट में कटौती हो गई थी, वो रेस्टोर करेंगे। किसानों के लिए कुछ कर्जा माफ़ करने का हम इंतज़ार कर रहे हैं और ड्रॉट के लिए जो पैसे दिए गए थे वो कम थे और इस बार ज़्यादा देंगे। ऐसी सारी चीज़ें हम अपेक्षा कर रहे हैं। बातों से नहीं होने वाला, कौन सा पास फेल, प्रैक्टिकली तो पहले साल में ही उन्होंने फेल हो गए हैं। बहरहाल ये बजट देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरा है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे इस बजट की बारीकियों से तो साफ है कि मोदी सरकार ने इस बार का बजट गरीबों और किसानों को केंद्र में रखकर बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज। तो बजट पर पूरी डिबेट करने के लिए और भी कुछ खबरें हैं, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ। DS भाटी साहब हैं, आप NDMC में सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाटी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा राकेश सिंह साहब, आप उत्तर प्रदेश एसोचैम के अध्यक्ष हैं, सर बहुत धन्यवाद। और कुमार अनिकेत, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और इंक्यूबेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के और मार्केट के एक्सपर्ट हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले भाटी साहब, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा। आप इस बजट को किस निगाह से देखते हैं? पार्टी लाइन के हिसाब से आप बोलेंगे, मैं जानता हूं, परंतु फिर भी क्या आपको नहीं लगता है बीजेपी की मूल चेतना के विपरीत है? शहरों की पार्टी ने गरीबों और गाँव का बजट कैसे बना दिया? ये जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने
जब वो जिस समय कार्यभार संभाला था तो उसी समय उन्होंने ये तीनों बात कही थी कि हम गरीब, किसान और ये जो तीनों बातें इन्होंने कही हैं, गरीब, किसान के ऊपर और ग्राम के ऊपर हम काम करेंगे। तो वो उन्होंने अपने मूलभूत जो बातें कही थी उनको यहाँ पर इस बजट में उतारने की कोशिश की। अच्छा, और ये जो बजट है ये मतलब आपका कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप है। जी जी। ओके राकेश जी, बजट पे बातें तो आप आज दिन भर से हमारे साथ हैं, बहुत सारी इसमें चर्चा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बहुत ही जनरल क्वेश्चन करूंगा। इस बजट को ग्रामीण विकास को और किसानों को समर्पित करने के पीछे क्या मोदी जी का कोई विज़न आप देखते हैं, या आपको लगता है कि चूंकि 5 स्टेट में इलेक्शन है तो एक पॉलिटिकल कंपल्शन है उन सभी 5 राज्यों में जो कृषि प्रधान हैं, यानी असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश? राकेश जी देखिए, थोड़ा शिफ्ट तो है मोदी विजन के हिसाब से अगर मैं देखूं, लेकिन सुबह हम लोग एक जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें मैंने ये कहा था कि मोदी जी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्होंने कहा था कि मैं परीक्षार्थी हूं और मैं पास होऊंगा या नहीं। तो अगर इंडिपेंडेंटली अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो मोदी जी पास तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन हमारी उम्मीद थी कि शायद डिस्टिंक्शन उनको मिलना चाहिए था। तो शायद डिस्टिंक्शन में मुझे डाउट है, लेकिन पास जरूर हो रहे हैं। पास इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर ओवरऑल मैं देखूं तो ये एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये एक गांव की तरफ बढ़ने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि करीब करीब आप ये मान करके चलिए कि करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया ये पूरा रूरल सेक्टर के लिए और उसमें कृषि वगैरह सब कुछ अगर मैं मिला दूं जिसमें इंश्योरेंस वगैरह, तो 2.25 लाख करोड़ के आसपास का एलोकेशन वहां बैठ रहा है और करीब करीब इतना ही एलोकेशन 2,21 करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैठ रहा है, जिसमें कि रेलवेज इंक्लूडेड है। यानी कि ये 4.5 लाख करोड़ के आसपास का ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये डेफिनेटली मिडिल क्लास, हायर इनकम ग्रुप और कॉरपोरेट, इसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि शायद अगर इधर भी हुआ होता तो शायद नंबर कोई और अच्छे मिल गए होते। लेकिन लगता है कि एक इमेज शिफ्टिंग की भी शायद इसमें एक नज़र आ रहा है और एक दिशा नज़र आ रही है जहाँ पे ये सरकार ये अब मिडिल क्लास से हट करके थोड़ा सा इस बार गांव की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि जो अगर आप इसको पॉलिटिकली कहें तो अगले 4 या 5 स्टेट जो इलेक्शंस में जा रहे हैं इसमें कोई बहुत बड़ा स्टेक भी नहीं है, लेकिन अगर इसकी वजह से अगर गांव की तरफ और एग्रीकल्चरल बेस की तरफ अगर ये पैठ बना पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद उसका भी इशारा है, क्योंकि कॉरपोरेट और मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। ओके, क्या अनिकेत आपसे मेरा सवाल होगा कि स्किल डेवलपमेंट और नेशनल करियर सर्विस के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है वो लगातार कौशल विकास की बहुत बातें कर रहे हैं। बजट में इस बार का जो एलोकेशन है क्या वो आपकी उम्मीद के मुताबिक है, और आप जो स्किल डेवलपमेंट का भारत में एक पोटेंशियल देखते हैं, क्या नरेंद्र मोदी के इस बजट का एलोकेशन उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त है? अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट की बात कैसे आई। स्किल डेवलपमेंट की बात आई जब बात हुई कि अगर चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, वहाँ से लोग मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भारत क्यों नहीं बन सकता है? भारत की क्या कमियाँ हैं? कमियों में जब हमने देखा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की कि हमारे पास मैन पावर तो है बट वो ट्रेंड और स्किल्ड नहीं है। सो स्किल डेवलपमेंट को हमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री से जोड़ना होगा। इन चीज़ों के स्किल डेवलपमेंट करने की बात हुई थी। अनफॉर्चुनेटली जो शुरू में हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट लॉन्च हुआ उसमें जो जोर दिया गया वो ऐसी सर्विसेज पे दिया गया जिसकी स्किल डेवलपमेंट हम कह नहीं सकते, बट स्किल डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी बड़ा स्कैम चलाया गया। जैसे सिक्योरिटी कंपनियां हैं, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनियां हैं, पसारा में उन पे अब लाइसेंस देते समय उनको कहा जाता है कि तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर खोलना होगा और इतने दिन की ट्रेनिंग देनी होगी। उन्होंने पसारा में जितने सेंटर खोले हुए थे उनको स्किल डेवलपमेंट रजिस्टर करा के एनएसडीसी से ग्रांट ले लिया। सो एनएसडीसी अपना एक स्कैम की तरह ऑपरेट कर रही थी और यही वजह है आप देखोगे कि जो चिनावे साहब थे उनको हटाकर जो एनएसडीसी है उसके हेड पे चेंज हुआ है। अब हम बात करते हैं क्या स्किल डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग और स्किल की शिफ्ट शुरू हुई? अभी नहीं हुई है।
कोशिश की जा रही है, मगर अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे जितने स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं, आज भी वो मेजर जोर जो उनका है सिक्योरिटी गार्ड, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग, और बैंक के नाम पे कि हम बैंक में जॉब दिला देंगे, वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की ट्रेनिंग, बस वो, मगर वो ट्रेनिंग एम्प्लॉयबिलिटी से लिंक होना शुरू नहीं हुई है। बातें हो रही हैं, कोशिश हो रही हैं, बट अच्छी चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली जेसीबी कंपनी है, उससे हैवी व्हीकल ड्राइविंग की बात हुई है कि भाई हैवी व्हीकल ड्राइविंग की स्किल डेवलपमेंट में जेसीबी के साथ मिलके मिनिस्ट्रीज काम करेंगी। तो इंडस्ट्री और जो एजुकेशन है वो पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है, बट अभी भी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार का सबसे अंडर परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री है। और इनफैक्ट आज का अगर न्यूज़पेपर देखोगे आप, तो उसमें कुछ मिनिस्ट्रीज़ का जिक्र किया गया है जो अपने एलोकेट फंड को यूज़ नहीं कर पा रहे। उसमें स्किल डेवलपमेंट और टूरिज्म मिनिस्ट्री सबसे ऊपर है, वो आधे से ज़्यादा जो उनका बजट है वो भी यूज़ नहीं कर पा रहे। सो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। भाटी साहब, क्या आपको लगता है ये एक इलेक्शन बजट है 5 राज्यों के चुनाव में जारी भारतीय जनता पार्टी? पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी उनमें बार बार सभी विद्वान जो अर्थशास्त्री थे और जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो बार बार ये कहते थे कि ग्रामीण की तरफ जोर नहीं दिया जा रहा, गांव किसान को देखा नहीं जा रहा, गरीब को नहीं देखा जा रहा। तो उस सबको मद्देनज़र रखते हुए और जो हमारी पिछली सरकार आई थी अटल जी की, उसमें जो जो मुद्दे हमारे थे उनमें कहीं हमें जरा से भी कोई उनके जो अनुभव है हमारे साथ, जो हमें उनसे अनुभव मिले, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए इसमें निम्न वर्ग, आय वर्ग के लोग, मध्यम आय वर्ग के लोग और जो अमीर लोग हैं उनकी तरफ भी बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान उनको नहीं दिया गया। मैं आपसे कड़वा सवाल करता हूँ, क्या हम ये माने कि बिहार और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जिस बुरी तरह हारी, उसे ये समझ में आया कि उसे शहरों की, सवर्णों की और अमीरों की और सेठों की इस पार्टी की छवि को बदलना पड़ेगा, हमें गांव जाना पड़ेगा, देहात जाना पड़ेगा, गरीबों में जाना पड़ेगा, दलितों में जाना पड़ेगा, पिछड़ों में, ओबीसी में जाना पड़ेगा? देखिए, जो मोदी जी वाला जो चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव, उसमें मोदी जी को अकेले शहरों से ही मत प्राप्त नहीं हुए थे, ग्रामीण क्षेत्रों से भी उसी तरीके के मत प्राप्त हुए थे जैसे शहरों से हुए थे। तो इसलिए वो एक तरफा बात तो कंटिन्यू नहीं हुए ना, फिर वो 2 राज्यों के चुनाव में डिप करेंगे। वो ऐसा होता है, स्टेट का और जो केंद्र का चुनाव उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है और उन सबको भी ध्यान में रखा गया। जब भी हम कोई नई योजना तैयार करते हैं तो उसमें आगामी और पीछे सारे अनुभवों को देख करके हम योजनाएं तैयार करते हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यूपी एसोचैम के चेयरमैन राकेश सिंह जी से सवाल होंगे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एसएमई सेक्टर में जो लिमिट है वो सरकार ने क्यों बढ़ाई। तो आम बजट 2016 और 17 पेश हो गया। गरीबों और किसानों के लिए इस बजट में क्या है, एक नजर में समझिए। गांवों के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन, ईपीएफ के लिए 1000 करोड़ का फंड देगी सरकार, नए कर्मचारियों के पीएफ का हिस्सा 3 साल तक सरकार देगी, ईपीएफ का दायरा बढ़ाया जाएगा, राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा की शुरुआत, सस्ती दवा के देश भर में 30,000 स्टोर खुलेंगे, गरीबों को रसोई गैस के लिए 200 करोड़ रुपए, बीपीएल परिवारों तक पहुंचेगी एलपीजी। आम बजट 2016 से 17 में किसानों के लिए क्या है खास? दालों के उत्पादन के लिए 500 करोड़, 6000 करोड़ भूजल संसाधन के लिए, 5 लाख एकड़ में जैविक खेती, सिंचाई योजना के लिए 17,000 करोड़ की रकम, स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी सरकार। बजट में 9 विशेष योजनाओं पर जोर, कृषि के लिए सिंचाई पर जोर, 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य, 89 सिंचाई परियोजनाएं फास्ट ट्रैक मोड में, ग्रामीण विकास, ग्रामीण पंचायतों को प्रति पंचायत 80 लाख रुपए अनुदान,
किसानों को बकाया कर्ज पर ब्याज के बोझ से बचाने के लिए 15,000 करोड़ का आवंटन। महत्वपूर्ण यूनिफाइड एग्री मार्केट स्कीम के जरिए ई मार्केट जिससे मंडियां जुड़ेंगी। नया सुधार फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का आधुनिकीकरण, कंपोस्ट की बिक्री। लंबे सिंचाई परियोजनाओं पर मिशन मोड में आगे बढ़ना वक्त की जरूरत। 1 मई 2018 तक सभी गांव में बिजली की योजना। गांव में बिजली के लिए 8,500 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए 30,500 करोड़ रुपए। राकेश जी, एसएमई की लिमिट को सरकार ने 2 करोड़ रुपया बढ़ाया है। इससे छोटे कारोबारियों को क्या मिलेगा और बाकी में छोटे कारोबारी किस बात की उम्मीद करें कि ये उनकी ग्रोथ के लिए है? देखिए, ये जो 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक बढ़ाया गया है, इसका एक जो एडवांटेज ये है कि ये सिंप्लीफिकेशन है। इसमें एक ऑडिट का जो प्रोविज़न होता था वो ऑडिट प्रोविज़न से ये बाहर हो जाएंगे और कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो रखने की जो परेशानियां जो इन लोगों को महसूस होती थी वो उसमें कमी आ जाएगी। उस सिंप्लीफिकेशन में यही चीज़ प्रोफेशनल्स के लिए भी डबल कर दिया गया, 25 से 50 लाख कर दिया गया है। तो ये जो तो सिंप्लीफिकेशन के लिए तो बिल्कुल ठीक किया गया है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा बजट या तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है या इंफ्रास्ट्रक्चर पर है या बहुत ही छोटे प्रोफेशनल्स और छोटे टाइनी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा कि इसमें जो है मीडियम सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इसमें थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है। हम ब्रॉडली इसको इस तरीके से देखते हैं। राकेश जी, ये कहा गया है कि कंपनी अब 1 दिन में बन जाएगी, तो जब 6 महीने में बनती थी, फिर 2 महीना हुआ, फिर 7 दिन और अब 1 दिन, इससे क्या इंडस्ट्री की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है? देखिए, ग्रोथ पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो आसानी होती है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए होती है। अच्छा। कि अगर कोई आदमी बाहर से आ करके अपने देश में इंडस्ट्री लगाना चाहता है या कंपनियां खोलना चाहता है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है और सिंप्लीफाई हो जाता है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी चाहिए उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और अपने भी देश में ये जो हैसल होती थी कम से कम कंपनी के फॉर्मेशन वगैरह को लेकर के, जिसमें आप ये मान करके चलिए कि पहले 6 महीने से लेकर के साल 1.5 साल भी लग जाते थे कई बार। लेकिन आज जो है डिजिटल जो इनिशिएटिव लिया है सरकार ने और ये एक तरीके से कई ऐसी सर्विसेज को मैंडेटरी कर दिया गया है, उसकी वजह से डेफिनेटली ये मोदी जी का एक ये यूएसपी भी है कि वो उनका जो उनकी स्ट्रेंथ है वो इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेंथ होती है। मुझे लगता है इस फ्रंट पे उनको काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मिल रहा है। अनिकेत, क्या आप राकेश जी की बात से एग्री करते हैं ईज ऑफ डूइंग के मामले में, जहां पर मोदी जी का यह मानना है कि हम करीब 150वें नंबर पे हैं और 50वें नंबर पे आना है? क्या इस बजट से आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की ये सरकार बाहर के और देसी व्यापारियों को व्यापार करने के तरीकों को आसान करने पे काम कर रही है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि व्यापारियों को व्यापार करने दें, यहाँ बाबूगिरी और अफसरों का कोई काम नहीं? अगर आप देखेंगे ये बजट में जो पूरी जोर है, हर दूसरी बार जो जेटली साहब कह रहे थे वो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें, ऑनलाइन करना। जैसे उन्होंने डायरेक्टर जनरल एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट है उसको ऑनलाइन कर देंगे, किसानों के लिए ऑनलाइन कर देंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की। तो अगर आप देखोगे, अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा, तो जो ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर है करप्शन और रेड टेप अपने आप कम होगा। टैक्स रिफंड में इन्होंने बात की कि अगर वो टैक्स रिफंड अगर एक सर्टेन पीरियड के मतलब राइट टू सर्विस की तरह बात की कि भाई अगर आप टैक्स अपने रिटर्न फाइल कर दिया, आपका टैक्स रिफंड बनता है तो एक टाइम बाउंड मैनर में वो प्रोसेस होके आपको मिल जाना चाहिए। तो जो और अगर नहीं होता है तो जिसकी वजह से नहीं होता है उसको उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो एक तरह से इन्होंने बाबूशाही को कम करने की और उसको ख़त्म करने की नहीं, कम करने की और स्ट्रीमलाइन करने की पूरी कोशिश इस बजट में दिख रही है। बिकॉज आपको इसलिए समझना पड़ेगा बाबूशाही ख़त्म नहीं की जा सकती, उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत बस ये है, उनकी क्या कमी है कि भाई टाइम बाउंड हो चीज़ें कि भाई अगर आप कोई चीज़ के लिए जा रहे हो तो इतने समय में हो जाएगी और अगर नहीं होती है तो वजह बताओ। भाटी जी, 3 लाख राशन की दुकानें ऑटोमेटेड हो जाएंगी, इसका क्या मतलब है? और राशन की दुकान में तो राशन जिसको मिलता है सो मिलता नहीं मिलता,
लेकिन जो दुकान चलाता है उसे बहुत कुछ मिलता है। ये ऑटोमेटेड होने का क्या तात्पर्य है, इससे क्या क्या मतलब निकाल? उसके जो खाद्य पदार्थों का जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया जाएगा, जो उस पर जो उसकी बिक्री होगी, जो उसको जो उपभोक्ता को जो सुविधाएं मिलती हैं उनका सरलीकरण किया जाएगा, जिससे कि करप्शन पर लगाम लगाई जा सके। तो राशन की दुकानों में मतलब अभी बहुत करप्शन है जी। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अभी 1-1.5 साल में उन्होंने काफ़ी कोशिश की है इसको सुधार करने की, और काफ़ी सुधार हुआ भी है, और बेहतरी हो उसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये भी सरकार चाहती है कि जो जिसमें भी हम सब्सिडी देते हैं उसे हम आधार कार्ड से जोड़ दें जी। इसके पीछे क्या है? यही इसके पीछे है कि करप्शन ना हो और डायरेक्ट पैसा उसको मिले जिसको मिलना चाहिए। आधार कार्ड के मामले में चाहे चूंकि कांग्रेस का ये प्लान था, वहाँ से लेके अब तक कितनी ही एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है कि ये आधार कार्ड जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई वर्डिक्ट में ये बात भी है कि ये बनवाना मैंडेटरी नहीं है। सरकार अब ये सरकार ये चाहती है कि शायद इसे अनिवार्य करने के लिए नया कानून आए। आपको क्यों लगता है कि इस सरकार को, बीजेपी को, कि कांग्रेस की तरफ से शुरू किए गए आधार कार्ड की योजना का अनिवार्य होना आवश्यक है? वो देखिए, कोई ऐसी स्कीमें होती हैं जो सभी को ठीक लगती हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम स्कीमें लागू करें वो सारी हमारी को जो विरोधी लोग हैं उसका विरोध करें। मैं तो यही मानता हूँ कि जितनी ठीक चीज़ें हैं, जो हम ठीक योजनाएं लाते हैं, उनको सभी को सम्मान करना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल। राकेश जी, अब कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आज बजट में इस्तेमाल हुई है जो आमतौर पे हमारे दर्शक नहीं समझते। बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं समझता। जैसे FRBM एक्ट को सुधारा जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को मजबूत किया जाएगा। ये जो बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बातें हैं, इससे क्या कहना चाह रहे हैं वित्त मंत्री? इसका सीधा सीधा वो ये कहना चाहते हैं कि जो रेगुलेशन है वो गवर्नेंस के बेस पे होगा, गवर्नमेंट के बेस पे नहीं होगा। अच्छा। इसमें पावर्स को डेलीगेट की जा रही हैं इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को। इसको किया जाएगा, टाइम बाउंड होगा, उसमें जो है प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने की वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक सिस्टमेटिक जो चेंजेस करने की बात है उसमें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं उससे करप्शन कम होगा, उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सारे जो है रेगुलेशंस को जो है एक डिटैच करके, जहाँ पे सरकार जो है अपने गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाली जो फिलॉसफी को लेकर के चल रहे हैं, उसमें तो खैर काफ़ी प्रगति दिखाई दे रही है। क्योंकि चाहे वो बैंकिंग कोड लाने की बात हो रहे हैं या इंश्योरेंस में उसको ओपननेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो खैर काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और हमको काफ़ी उम्मीद है कि इसमें प्रोग्रेस अच्छी होगी। अब आधार कार्ड का, जैसे हमारे मित्र जी बता रहे थे कि आधार कार्ड की लिंकेज को, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल या एक लीगल वैलिडिटी को लाने की बार दोबारा बात करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि इसमें जो है, देखिए पहले हो क्या रहा था कि जितने भी हमारी स्कीम्स थी या जितने भी हम लोग सब्सिडीज़ की बात कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लीकेज फैक्टर था, डुप्लीकेशन फैक्टर था। हमें यही नहीं पता था कि वो कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, 2-2, 3-3 कार्ड ना बने हुए हों किसी के, या बीच में जो है बिचौलिए उसको ले रहे थे। पैन कार्ड भी सर बहुत सारे लोग 2-2, 4-4 बनवा लेते हैं, पासपोर्ट भी। जी हाँ, ये तो, लेकिन आधार कार्ड का जो एक एडवांटेज है कि ये एक बेस कार्ड आप लेकर के चलिए, और फ्यूचर में इसके कई दूसरे एडवांटेजेस हैं, जिसमें आप हेल्थ से लेकर के आपका पूरा पर्सनल डाटा लाया जा सकता है। अगर इसको टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ें तो आप ये मान करके चलिए कि ये थोड़ा जल्दी होगा इस बात को लेकर के चलना, लेकिन अगर अपनी इमेजिनेशन को हम लोग इस्तेमाल करें तो इट कैन बी सॉर्ट ऑफ ए ग्रीन कार्ड होल्डिंग, जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी, और वो जो है वो एक सिंगल विंडो एक्सेस पॉइंट होगा एज ए सिटीजन का, जिसपे कि गवर्नमेंट जो है आपको सारी फैसिलिटीज़ या जो भी डिटेल्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो ये, लेकिन अभी थोड़ा सा समय दूर है, क्योंकि पहले तो इसको जो है हमें लीगल वैलिडिटी को देना होगा। जैसे आप बता रहे थे कि इसमें कोर्ट्स ने कुछ अपनी रिजर्वेशन दिखाई हैं, तो मुझे लगता है उसको दूर होने के बाद से ये सारी चीज़ें जो है लिंक्ड हो जाएंगी, और हमें 5 या 6 कार्ड रखने के बजाय हम आधार कार्ड पे ही जो है
एक कार्ड के ऊपर सिंप्लीफाई हो जाए। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुमार अनिकेत कंपनी सेक्रेटरी, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के माहिर हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ई कॉमर्स का बाजार कितना बड़ा है और इस बजट से क्या वो मानते हैं कि भारत में ई कॉमर्स के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, ये ध्यान रखते हुए कि कारोबार जो भी हम शुरू कर दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिंदुस्तान बहुत पीछे है। ब्रेक के बाद 1000 तक की छूट देने की देश वालों को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होगा, या तो वे इसकी चक्की में पिसेंगे या कुछ राहत मिलेगी। क्या सस्ता क्या महंगा, इस पर भी एक नजर। आम बजट 2016 से 17 में करदाताओं को कितना फायदा? 5 लाख की आमदनी पर 3000 टैक्स का फायदा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। बजट में छोटे करदाताओं को राहत। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए कमेटी बनी। पहली बार मकान खरीदने वालों को टैक्स में छूट। कॉर्पोरेट टैक्स की छूट धीरे धीरे खत्म होगी। हाउस रेट अलाउंस 24,000 से बढ़ाकर 60,000 करने का प्रावधान। राज्य के वित्त विभागों से भी बात करेगा मंत्रालय। 35 लाख के होम लोन पर 50,000 की छूट। बजट 2016 से 17 में क्या सस्ता क्या महंगा? डायलिसिस करवाना हुआ सस्ता, दवाइयां भी सस्ती। सर्विस टैक्स 14% से 15% बढ़ा। हवाई सफर, रेल टिकट महंगा। जीवन और वाहन बीमा महंगा। मोबाइल बिल महंगा, ब्यूटी पार्लर जाना महंगा। रेस्टोरेंट में खाना खाना हुआ महंगा। टीवी फ्रिज खरीदना महंगा, मिनरल वाटर महंगा। सिनेमा केबल हुआ महंगा, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट महंगे। 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर सरचार्ज बढ़ा। अमीरों पर 3% सरचार्ज बढ़ा। सिगरेट और गुटखा महंगा हुआ। सोने और हीरे के गहने महंगे। टैक्स बढ़ने से एसयूवी कारें हुई महंगी। सोने के आयात पर एक्साइज ड्यूटी 1% बढ़ी। बीड़ी के अलावा बाकी सभी तंबाकू उत्पादों पर 10 से 15% टैक्स बढ़ा। अनिकेत, हम आपसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ई कॉमर्स के हवाले से ये सरकार कितनी आपको गंभीर लग रही है, और इस बजट में क्या आपको उम्मीद है कि ई कॉमर्स के लिए सरकार संजीदा है, जबकि ऐसा माना जाता है कि ई कॉमर्स को लेकर भारत में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कानूनों का जाल, बाबूगिरी, अफसरशाही इतनी ज़्यादा है कि ईज़ ऑफ डूइंग, जिसका आइए शब्द बहुत ज़्यादा बार आजकल इस्तेमाल हो रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग वर्ल्ड बैंक की टर्म है, वो हिंदुस्तान में चूंकि हम उस लेवल में बहुत नीचे हैं, इसलिए ई कॉमर्स कंपनियां आती तो हैं लेकिन बड़े घाटे के साथ अपनी कंपनियों को बेचकर उन्हें जाना पड़ता है। अगर हम देखें, अभी ई कॉमर्स में सबसे लेटेस्ट हुआ है, फ्लिपकार्ट में मॉर्गन स्टैनले फंड ने इन्वेस्ट कर रखा था और अभी उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27% डिवैल्यू की है। यानी 27% का गिराव उन्होंने कहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो इतनी है, इसमें 27% और कम कर दो। और हम आते हैं ई कॉमर्स की समस्याओं की, और ई कॉमर्स की जो मेजर समस्या है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत कम लेना देना है। उसमें इश्यूज हैं वैट के, जो कि जीएसटी से सॉल्व होते हैं। वैट का अगर ई कॉमर्स में आपने गुड़गांव में कंपनी खोल रखी है और आप कलकत्ता में किसी को बेचते हो, तो कलकत्ता की सरकार कहती है कि जो खरीदने वाला है वो लाइन में लग के कंजम्पशन टैक्स का सर्टिफिकेट लेकर आए। सो यहाँ से CST अलाउड है, लॉ कहता है सेंट्रल सेल टैक्स, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ से कलकत्ता माल भेजना मुश्किल है। स्टॉक ट्रांसफ़र करके अगर आप कलकत्ता में भेजते हो तो हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि मेरा सेल टैक्स मार लिया। सो ये जो बीच का कन्फ्लिक्ट है, ये दो राज्यों के बीच का, इसकी वजह से ई कॉमर्स को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है। ये स्टेट सब्जेक्ट है, इनको स्टेट्स को रिजॉल्व करना होगा। तो जीएसटी इसका इलाज है? जीएसटी कुछ हद तक इसका इलाज है, पूरी तरह नहीं। हाँ, इसके अलावा अगर हम स्टेट्स की बात करें,
ई कॉमर्स की दूसरी समस्या है, हमारे यहाँ जो नेटवर्क हैं रेल के या जो फ्रेट के कॉरिडोर्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। सो जो ई कॉमर्स में माल की डिलीवरी है, अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके बुकिंग करने की कोशिश करोगे, जबोंग पे करोगे, अमेजन पे करोगे, तो आपको मिलेगा बहुत सारे ऐसे पिन कोड्स हैं, ठीक है, जिनको कि वो सर्व नहीं करते। रीज़न, वहाँ पे उनका कुरियर नेटवर्क नहीं पहुँचता। तो ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं का सॉल्यूशन आने में टाइम लगेगा और ये स्टेट गवर्नमेंट को करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अमरीश रंजन पांडे साहब हैं, आप नेता हैं कांग्रेस के, टेलीफोन लाइन पर हम उनसे बातचीत करेंगे और मैं चाहूँगा कि DS भाटी साहब उनकी बात को बड़े ध्यान से सुने। आपको सर उसका काउंटर करना होगा। पांडे साहब, आप बजट को किस निगाह से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास परियोजना के तहत लाया गया बजट है? नहीं, कतई नहीं। मैं अभी कुछ देर पहले दूसरे चैनलों पे था और बीजेपी के प्रवक्ता ने ही कई चैनलों पे कहा कि ये बजट कुछ तबकों के साथ खुश नहीं है, अगले साल हम बजट लाएंगे। सबसे पहली बात, जो तमाम आपके यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, उन लोगों ने भी कहा और सब बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को नाखुश किया है। ठीक है, गरीब और किसानों की बात की जाती है, लेकिन एक दूसरी चीज मैं कहूंगा, इन्होंने जो छोटे छोटे कार, LPG व्हीकल, ट्रक, बसेस, कमर्शियल व्हीकल, इन सब पे टैक्स बढ़ाया, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, फर्दर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, देखिए ये सरकार बड़ी चतुराई से सबको काटती है। ठीक है, यहाँ पे ये पहला बजट मुझे दिख रहा है बहुत सालों में कि जिसमें है कि तमाम तबकों को किसी का साथ नहीं दिया गया है। ये नारे के विपरीत उल्टा गया है कि किसी का मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल तक लोग इसी बात को देखते रहे। ये भाटी साहब की आवाज है, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गरीब किसान की बात नहीं की गई, गांव की बात नहीं की गई और बार बार लोगों ने कहा, उसके बावजूद भी पिछली सरकार की पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब मोदी जी ने निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को और अमीर वर्ग को भी बहुत ज़्यादा, इसमें कहीं ऐसा नुकसान नहीं है, सभी को साथ लेकर चले हैं और इसमें बड़ा सरलीकरण किया गया है हर बात का। बोलना चाहूंगा बीजेपी के मित्र से कि सर, आपको याद होगा पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने हमारे एक गरीबों के प्रोग्राम मनरेगा को कहा था कांग्रेस का की स्मारक। ठीक है, कि कांग्रेस की स्मारक है, तो उस समय दिख गया था कि वो किसके साथ है। पहले हम पे आरोप लगता था कि हम किसानों के साथ हैं, हम इनके साथ नहीं है, कॉर्पोरेटों के साथ नहीं है, बिजनेस लॉबी के साथ। तो आप लास्ट हमारे समय का देख लीजिए, तमाम जो योजनाएं थी वो सबको साथ लेके चलती थी और जिसके खुले आम तौर पे आप लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। मनरेगा को लेके आप लोगों की पार्टी, सरकार, प्रधानमंत्री तो खुद बोले मनरेगा का पैसा सही स्थान पर नहीं पहुंच रहा था। ये सरकार विरोध में हम थे, हम तब ये बात करते थे। आज सरकार, हर आम आदमी के पास में वो पैसा ठीक तरीके से पहुंचेगा और उसके लिए हमने 38,500 का हमने करोड़ का बजट उसके लिए दिया है। मेरी बात सुन तो लीजिए सर, मेहरबानी करके। सर, हम लोग अपोजिशन में हैं, आप पक्ष में हैं, सुनना पड़ेगा हमारी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि मनरेगा और तब उस समय की जो हमारे किसान और गरीबों की उसमें उस समय मनरेगा का पैसा नहीं पहुंच रहा था, जो जिनको पहुंचना था सही स्थान पर, वो पैसा नहीं पहुंच रहा था। इसका हम विरोध करते थे। हम सही योजना का विरोध नहीं करते, पैसा सही स्थान पर पहुंचे, हम इसका विरोध कर रहे थे। डिजिटल इंडिया, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सही स्थान पर पैसा पहुंचे। इसके लिए हमने भारी भरकम बजट में प्राविधान किया उनके लिए। एल्यूमिनियम पदार्थों पे 5 से 7.5% का टैक्स लगाया गया है। आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वाटर हीटर पे 10% का टैक्स इंक्रीज किया गया है। सोलर टेम्पर्ड ग्लास पे 5% को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो तमाम चीज। दूसरी चीज, बैंकिंग सेक्टर की स्थिति, मुझे लगता है एक्सपर्ट ज्यादा आपके यहाँ है, वो ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि मैं कॉमर्स का छात्र रहा नहीं हूँ। तो बैंकिंग सेक्टर की स्थिति इतनी बुरी है, उनके ऊपर अभी इस बजट में किसी प्रकार की बात नहीं की गई। डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस का बजट कम कर दिया गया है। यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इनका कोई रुझान नहीं है, जिसकी बात की थी। पिछले वादों का कोई अभी तक इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है, कब करेंगे। इस बजट में जो बोला है बस हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 1.5 साल 2 साल के लगभग होने को। चलिए अमरीश जी, मैं आपके अनुकूल एक सवाल पूछता हूँ। भाटी जी, एक सवाल, ये बजट नहीं होगा, एक सवाल अमरीश जी। ग्रोथ की संभावना और टैक्स में इजाफे पर आधारित होगा। ये क्या पहले वित्त मंत्री जी
कमरीश अपना जी, बयान में कह चुके हैं। पांडे जी मैं क्या, मान रहा हूं, सर। पांडे जी मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि मनरेगा के बजट को पहले एक अंतरिम बजट और उसके बाद एक फुल फ्लेज बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा के बजट को लगातार घटाया, जिसका खमियाजा दिल्ली और बिहार के चुनाव में देखने को मिला। अब अगर मनरेगा का बजट बढ़ा है तो उसके पीछे क्या ये मंशा है कि इस साल और अगले साल होने वाले 5 राज्यों के बड़े विधानसभा चुनाव में बीजेपी मानती है कि मनरेगा का बजट घटाने का मतलब सियासी नुकसान होता है, इसलिए वो वापस मनरेगा को अडॉप्ट कर रही है? नहीं, देखिए सर, दो चीजों को मैं कहना चाहूंगा। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहूंगा। मनरेगा या हमारा जो फूड सिक्योरिटी बिल है या जो भी चीज है, इसको चुनाव से न जोड़ के देखा जाए। ये प्लान कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट लाई थी, जिसमें था कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, और चूंकि हमारे देश की 60% आबादी यूथ है, जिसमें लेबर क्लास भी है और पढ़े लिखे भी हैं, तो लाई थी। इन सरकारों के साथ चूंकि देखिए बीजेपी का उदय जो हुआ है, ये सरकार बनी है वो कॉरपोरेटों के बल पे बनी है, चाहे इसमें अंबानी हो, अदानी हो, तमाम लोग हैं, सब जानते हैं। तो इनको लगता था कि हम इसी प्रकार से हम जीतते जाएंगे या हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप गरीबों को, किसानों को दरकिनार नहीं कर सकते, उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो जब 1.5-2 सालों में लैंड एक्विजिशन बिल पे इनकी जो हार हुई, देखिए ये किस किसान की बात कर रहे हैं मोदी जी या बीजेपी सरकार, जो कल तक उनके जमीन को जब से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ आज तक किसानों के लिए ऐसी भारी भरकम योजनाएं कभी नहीं आई। इतना पैसा किसी सरकार ने आज तक सैंक्शन नहीं किया। पहली बार ऐसा बजट आया है जो किसानों के लिए भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दुरुस्त बजट है। सर, अभी अगर आप कहते हैं खुशी होगी कि सच में आपकी सरकार किसान को देख, लेकिन यही प्रधानमंत्री जी हैं जो पार्लियामेंट के पटल पे सबके सामने किसानों के, गरीबों के के लिए चलाए जाए योजनाओं का पूरे देश के सामने मतलब मजाक उड़ाया था। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर उनमें सच में किसानों के लिए है और अगर उनको सद्बुद्धि आई है तो मैं इस चीज का समर्थन करूंगा और स्वागत करूंगा। लेकिन इस बिल में, इस बजट में किसी प्रकार के किसी किसान की भला नहीं दिख रहा है। अभी ये एक हारे हुए 2 साल के फेलियर गवर्नमेंट का हताश और कहते हैं ना कहीं ना वेस्टलेस डायरेक्शन। आपने 60 साल में चलिए अमरीश जी, बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी योजना लाए हैं और हमारा प्रयास रहेगा, सतत प्रयत्न रहेगा कि हम उसको इम्प्लीमेंट इस समय में कर पाएं। बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अमरीश जी। और बजट में शिक्षा और निवेश के क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान हुए, इस पर एक निगाह। आम बजट 2016 से 17 में शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या? उच्च शिक्षा में मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए। स्टैंड अप इंडिया के तहत SC/ST के लिए खास योजनाएं। छोटी बड़ी सभी तरह की दुकानें 7 दिन खुली रहने का विकल्प दिया जाएगा। 2 साल में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। विश्व स्तरीय होगा शिक्षा का स्तर। शुरुआती 1000 करोड़ रुपए की मदद से उच्च शिक्षा एजेंसी की स्थापना की जाएगी। 1500 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेंगे। 17,000 करोड़ रुपए दिए गए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए बड़ा आवंटन। विदेशी मुद्रा भंडार करीब $350 बिलियन। 2016 से 17 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9% होगा। बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने पर विचार। बैंकों की सेहत सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकारी बैंकों के लिए 25,000 करोड़ का फंड। सरकारी बैंकों में 50% तक हिस्सेदारी करने पर विचार। डाकघरों में ATM की सुविधा देने की कोशिश होगी। फूड प्रोसेसिंग के लिए 100% FDI। विनिवेश विभाग का नाम दीपम। रोड और रेलवे पर 2.18 लाख करोड़ का खर्च होगा। 160 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए। सड़कों का लक्ष्य 3 साल में पूरा करने की कोशिश। हाईवे के लिए 55,000 करोड़ रुपए। राकेश जी, बैंकों को फिर 25,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है, जबकि उनका एनपीए बहुत ज़्यादा है। क्या इस बात को यूं समझा जाए कि टैक्स पेयर के पैसे लेकर सरकार इन सरकारी बैंकों को इसलिए पालती है ताकि जो पार्टी सत्ता में है उनके चाहने वाले बड़े धन्ना सेठ जो लोन के नाम पे पैसा खा गए, वो व्यवस्था बनी रहनी चाहिए? ये क्या आपको नहीं लगता एक ब्लू कॉलर किस्म की चोरी है जिसको सरकार मदद के नाम पे कवर अप करती है? देखिए, जो एनपीएस की जो हम लोग बात कर रहे हैं या स्ट्रेस्ड असेट्स की अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट जो फिगर जो सोर्सेज से आ रही है वो करीब 7 से लेकर के 8 लाख करोड़ रुपए तक की है, जिसमें से 1,40,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ करने की बात हो रही है। अब अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर ये बैंकों में अगर स्ट्रेस्ड असेट मौजूद है मेरे, तो आप उनको छोड़ भी नहीं सकते। और ये जो 25,000 करोड़ रुपए जो एक एलोकेट किया गया है उनके लिए, तो अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो ये ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा कि इन बिटवीन हम देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके के और स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो बैंकों के लिए आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एक ऐसी सिस्टम है जिससे कि ये हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर वर्क करता है। लेकिन साथ ही साथ में ये जो मैं एक इंडिकेशन जो मिलना चाहिए था, जिसका बहुत हल्का फुल्का इंडिकेशन जरूर दिया है, वो ये है कि इतने सारे बैंकों को अब रखने की मेरे ख्याल से अब ज़रूरत कम हो गई है। अब इनको कंसोलिडेशन लाना ही पड़ेगा और 6 या 7 बैंकों के 6 बड़े बैंकों को रख करके मेरे ख्याल से ये कंसोलिडेशन का प्रोसेस जो है, बैंक बेच दिए जाए, बेचे नहीं, इनको कंसोलिडेट किया जाए, बड़ा किया जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो, इफेक्टिव हो, ट्रांसपेरेंसी अलग अलग बैंकों को मिला के एक किया जाए इस तरह से। हाँ जी, इसको जो है कंसोलिडेशन का, और ये लेकिन बहुत सर जरूरी है। इससे घाटा कैसे कम हो जाएगा? देखिए, घाटा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो कम होगा ही होगा। जिस तरीके से एक लापरवाही बरती जा रही है बैंकों में, जिस तरीके से मिली भगत भी कई जगह हो सकती है, स्ट्रेस असेट्स का जो है कंसंट्रेट और फोकस किया जा सकता है, तो वो जो इकोनॉमी जो स्केल होती है वो तो जरूर मिलेगी उससे। तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का प्रोसेस करने का इंडिकेशन जरूर दिया है उन्होंने। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें से हिस्सेदारी को कम किया जाए। उसका एडवांटेज ये होगा कि ये बैंक जो है इंडिपेंडेंट आएंगे और वो अपने रिसोर्स खुद मोबिलाइज करें, कम्पीट करें आपस में और एक अच्छे परफॉर्मेंस कीजिए। क्योंकि ये बार बार इस तरीके के जो पॉलिटिकल इकोनॉमी हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि पहले सरकार आई, उसने जो है कृषि के नाम पे 2 लाख करोड़ रुपए बांट दिए। असल में ये पैसा तो टैक्स पेयर का ही तो पैसा है। जी, हम कब तक जो है इन बैंकों को एक इस्तेमाल करेंगे और उससे जो है हमारा नुकसान होता रहेगा। मैं सर इसीलिए एक बहुत छोटी सी इसमें उदाहरण जो आमतौर पर मैं अपने छोटे मतलब मेरे से जो मित्र पत्रकार होते हैं उनसे चर्चा में कहता हूं कि 250 रुपए की चोरी का बटुआ काटते हुए अगर आप अदालत में पहुंच गए तो आपको 6 महीने 6 साल तक की जेल हो सकती है। लाखों करोड़ रुपया बैंकों से लोन के नाम पे आप खा जाइए, सरकार पालती रहती है। क्या नहीं लगता आपको कि ये एक ब्लू कॉलर चोरी है? इसको कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, कमियां तो जरूर हैं, लॉ में कमियां जरूर हैं, क्योंकि ये जो आज देखने में आ रहा है कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति अगर हैं और इतने बड़े बड़े अगर फेल हो रहे हैं, उनके एसेट्स को फेल किया जा रहा है, और फिर भी अगर देखा जाए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी या उनके पर्सनल वेल्थ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की डिफरेंट लॉज में जो डिफाइन किया गया है उसमें कमी जरूर है, क्योंकि ये एक गलत सिग्नल दे रहा है। कहीं ना कहीं हमको कॉर्पोरेट लॉज में, कहीं ना कहीं हमको सेबी को और मजबूत करना पड़ेगा, आरबीआई को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक पूरे ओवरऑल की जरूरत है। और इसका शुरुआत मैं समझता हूँ, इसकी शुरुआत जो है सबसे अच्छी है कि इतने सारे बैंकों को आप हटाइए। अब समय आ गया है कि इनको कंसोलिडेट कीजिए, आधे दर्जन के करीब बैंक को रखिए, उनको आपस में मजबूती से कंसोलिडेट कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उनके घटाइए और प्रॉपरली उसको रेगुलेट कीजिए, इनको प्रॉपरली रेगुलेट करके अकाउंटेबल बनाइए इन लोगों को। अनिकेत, एक शब्द बहुत ज्यादा सुना जा रहा है जब से ये सरकार है, ये इंक्यूबेशन क्या होता है? इससे क्या तात्पर्य है और सरकार इस पे बहुत खास फोकस क्यों कर रही है? इस बजट में भी कई बार ये शब्द आया, इंक्यूबेशन शब्द को समझाइए। और ये कि आम जनता को इंक्यूबेशन को अगर सरकार सपोर्ट करती है, आम जनता को उससे क्या फायदा होगा?
इंक्यूबेशन जो है, अगर आप देखोगे, इंक्यूबेशन का मतलब है एक ऐसी जगह बनाना। इंक्यूबेशन जो पहले यूज़ होता था वो ये मशीन थी जिसमें कि वो मुर्गी के अंडों को रखकर उनको बच्चा होने के फेज तक मदद, मतलब प्रॉपर गर्मी और ये प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता ताकि वो बड़ा हो सके। उसी तरह से इंक्यूबेशन, ऊष्मा यंत्र, हाँ जी, उसी तरह से इंक्यूबेशन सेंटर का जो बेसिक कंसेप्ट है कि एक जगह हो जहाँ पे ऐसे लोग जो छोटे लोग उद्योग खड़ा करना चाहते हो, अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हो, उनको एक जगह दी जाए, वहाँ पे लोग बैठे हों जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हों, जो मेंटरशिप करें, कंसल्टेंट बैठे हों जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, और उनको वो धीरे धीरे गाइड करें ताकि वो एक मतलब जीरो से शुरू होकर एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकें। इस चीज़ को हम लोग इंक्यूबेशन, इस प्रोसेस को आज की डेट में हम इंक्यूबेशन कहते हैं। और इंक्यूबेशन से क्या होता है कि चूंकि ये सपोर्ट इनको मिलता है तो ये तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अमेरिका में वाई कॉम्बिनेटर इसका एक आइडियल एग्जांपल है, जहां पे वो लोग सेलेक्टेड कंपनियों को छांट कर लेते हैं और उन बिजनेस आइडियाज़ को कंपनी में कन्वर्ट करने के, एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए जितनी गाइडेंस चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर आए हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, केरला स्टार्टअप विलेज को छोड़कर। अच्छा। इसका रीज़न ये रहा है हमारे देश में कि इंक्यूबेशन सेंटर के नाम पे जो प्राइवेट लोग हैं वो अपनी जगह किराए पे देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका इंक्यूबेशन से एज सच सर्विस से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी तरफ क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर जो गवर्नमेंट की और यूनिवर्सिटीज़ में बनी है वहाँ पे हमारा एजुकेशन का काफ़ी बड़ा गैप है। अगर हम देखेंगे, हमारे HRD मिनिस्ट्री का डेटा कहता है कि हमारे 80%, 85% जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब मैनेजमेंट कहीं काम नहीं मिल सकता, किसी काम के लायक नहीं है। मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की सेम स्थिति। अगर HRD मिनिस्ट्री का डेटा कहता है तो ऐसा क्यों है? इनके सिलेबस फिक्स करते हैं, UGC फिक्स करती है, इंस्टीट्यूशंस फिक्स नहीं करते। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE फिक्स करती है। तो जो गलती है वो उन यूनिवर्सिटीज़ की नहीं है, वो AICTE और UGC के लेवल पे, जहाँ पे वो जो पढ़ा रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। PhD के स्टूडेंट है वो कटिंग एज में रिसर्च नहीं करने हैं। जैसे हमारे जितने भी स्टार्टअप हैं, अगर आप देखोगे हमारे देश में कटिंग एज टेक्नोलॉजी एरिया में रिसर्च कोई भी ढंग का स्टार्टअप नहीं है। मेरे एक जान पहचान के हैं जो कि हार्वर्ड बिजनेस नेटवर्क से हैं और वो इंडिया में इन्वेस्ट करने आए थे कटिंग टेक्नोलॉजी एज में। बेंगलोर, दिल्ली चारा घूमा उन्होंने और घूम के वापस चले गए। टेक्नोलॉजी कटिंग एज में कुछ था ही नहीं। सो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है इंक्यूबेशन ग्रोथ सेंटर, मगर इसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। और पहली है कि हमें अपना शिक्षा व्यवस्था सुधारनी होगी। दूसरी होगा कि इंक्यूबेशन सेंटर को हम प्रॉपर इंक्यूबेशन सेंटर बनाए, जगह किराए पे देने का माध्यम ना बनाए। अनिकेत, एक कंफ्यूजन है, आप प्लीज आम जनता के को समझाने की नियत से बताएं। इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, क्या ये तीनों अलग अलग चीजें हैं या हम समझें कि इनका ट्रांसलेशन है? मतलब ये तीनों एक ही हैं या तीनों अलग अलग? अगर अलग हैं तो कैसे? इंक्यूबेशन वो प्रोसेस है जिससे कि एक आदमी जो बिजनेस खड़ा करना चाहता है, जो बिजनेस खड़ा करना चाहता है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं उद्यमी, साहसी। अंग्रेजी में उसी उद्यमी और साहसी को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अच्छा। तो एंटरप्रेन्योर अगर उसके दिमाग में कोई आइडिया है, वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वो जो प्रोसेस है जिससे वो जाके अपने जीरो से शुरू करके अपने बिजनेस को एक लेवल पे ला सके जहाँ पे कि उसका खर्चा निकल रहा हो, उसको कुछ पैसे बच रहे हो, इस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कह सकते हैं। और स्किल डेवलपमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, एग्री बिजनेस में जाना चाहता है, आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है, जैसे आप हमारे बीजेपी का मैनिफेस्टो देखोगे, इसमें स्किल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात थी। इस बजट में भी इंक्यूबेशन ग्रोथ सेंटर्स की बात है और बहुत सारे खोलने की बात है। तो वो एग्री बिजनेस, फूड और मैन्युफैक्चरिंग में जाना होगा, सारे ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी में नहीं जा सकते। तो उन बिजनेसेस के लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल डेवलपमेंट से आएगा, बिकॉज अगर लोग ट्रेंड नहीं होंगे तो वो रिसोर्सेज का, जैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, उसका अपव्यय होगा। सो ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, तीनों एक ही चीज नहीं है मगर एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है एक दूसरे के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। प्राइम मिनिस्टर ने 2016-17 के आम बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी, आप इसमें सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में गरीबों और किसानों पर जोर है। सरकार की मदद के बिना संभव नहीं है और इसलिए इस बजट में वो सारे प्रावधान किए गए हैं जिसके कारण हाउसिंग सेक्टर को बल देगा और सामान्य से सामान्य मानवी को घर देगा। इसके अलावा किराए के घर में
रह रहे लोगों को किराए की राशि के ऊपर भी इनकम टैक्स में छूट में बढ़ोतरी की गई है। 5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर में कमी की गई है और इसलिए ऐसे गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। 5 करोड़ गरीब परिवार जो आज चूल्हा जलाते हैं, उन्हें धुएं से मुक्ति मिलेगी, गरीब के स्वास्थ्य को लाभ होगा और पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बजट की तारीफ की। इस बजट से गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। रोजगारी की भी इस बजट में ठीक प्रकार से चिंता की गई है। गरीबों को स्वास्थ्य की गई है। महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने की चिंता की गई है और मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग अगले साल 4 करोड़ लोगों को स्वरोजगारी भी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने में सरकार ने जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं। और इस साल के बजट के बाद सांसद कमलनाथ ने प्रतिक्रिया में ये कहा, This is a budget of future clarifications. There is no immediate stimulus to create disposable incomes in the hands of the people or to generate employment. Unfortunately, what needed to be done has not been done, which provides greater incentives for employment generation, because the biggest challenge we face today is in employment and in the agricultural sector. अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब बजट के और भी कई पक्षों पर चर्चा होगी।